सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। कौन कौन सी डेफिनेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एक बार देख लेते हैं। सेक्शन 2 में जो है हमेशा किसी भी एक्ट में डेफिनेशन दी हुई होती है, तो यहाँ पर भी सेक्शन 2 में इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कुछ डेफिनेशंस दी हुई है, तो एक बार उन्हें देख लेते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है एसएससी। एसएससी को कराने से पहले मैं आपको एक डेफिनेशन और कवर कराना चाहता हूँ, और वो है असेसमेंट की। सेक्शन 2 सब सेक्शन 8 असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब क्या होता है समझते हैं। बेसिकली असेसमेंट का मतलब होता है कि इनकम को डिटरमाइन करना, इनकम को कैलकुलेट करना, वो असेसमेंट कहलाती है। और करता कौन है ये? असेसिंग ऑफिसर। जो डिपार्टमेंट में एक पर्सन होता है वो हमारी असेसमेंट करता है, यानी हमारी इनकम को डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट इज पर्सन। सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, ये हम ऑलरेडी थोड़ा बहुत कवर कर चुके हैं। आप डिटेल में पढ़ेंगे कि पर्सन की डेफिनेशन होती क्या है। आप सो फर्स्ट कैटेगरी इज इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मीन्स ओनली अ नेचुरल पर्सन, यानी कि ह्यूमन बीइंग जैसे हम लोग हैं, तो उन्हें इनकम टैक्स एक्ट इंडिविजुअल ट्रीट करता है। इंडिविजुअल में बोथ मेल्स एंड फीमेल दोनों आती हैं। उसके साथ में माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड को भी कंसिडर किया जाता है। बट माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के केस में जो असेसमेंट होगी वो माइनर के केस में गार्डियन या मैनेजर के हैंड में होगी, और ल्यूनेटिक के केस में उस पर्सन पे होगी जो एंटाइटल टू रिसीव हिज इनकम, यानी वो व्यक्ति जो उसकी इनकम को रिसीव करता है। इन केस ऑफ डिजीज पर्सन, यानी अगर कोई पर्सन मर गया है तो उस केस में उसकी असेसमेंट उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के हैंड में होगी। क्लियर? नेक्स्ट इज एचयूएफ। एचयूएफ की फुल फॉर्म है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सिंपली इनकम टैक्स एक्ट में कहीं भी एचयूएफ को डिफाइन नहीं किया गया है। एचयूएफ जो हमें देखने को मिलता है वो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं कि हिंदू लॉ जो है उसमें एचयूएफ को डिफाइन किया हुआ है। दो तरीके के हमारे हिंदू लॉ हैं, एक है दया भाग और एक मिताक्षरा। दया भाग जो एप्लीकेबल है वो वेस्ट बंगाल एंड असम, और जो मिताक्षरा स्कूल है वो वेस्ट बंगाल और असम को छोड़ के ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल है। आइए एक एग्जांपल करते हैं। सपोज एक फैमिली है 4 पर्सन की, जिसमें मिस्टर ए फादर है, मिसेस बी जो हैं वो मदर है, मिस्टर एस वो सन है, मिस डी डॉटर। ठीक है, ये चारों जो हैं इंडिविजुअल हैं। अब तक हमें इतना समझ आ गया कि इंडिविजुअल हैं, सबकी अपनी अपनी पहचान है, नेचुरल ह्यूमन बीइंग है। सपोज़ ये चारों जो हैं वर्किंग है और सब अपनी इनकम अर्न करते हैं इंडिविजुअली। फादर की जो है वो 10 लाख पर एनम है, 10 लाख रुपीज़ पर एनम। मदर जो है उनकी 8 लाख रुपीज़ पर एनम है। सन जो है उनकी 6 लाख रुपीज़ पर एनम है, और जो डॉटर है उसकी है 5 लाख रुपीज़ पर एनम। सो अगर इनकम टैक्स हम इनके ऊपर लगाते हैं तो कैसे लगाएंगे? सबको इंडिविजुअली असेस करेंगे। अभी तक इंडिविजुअल के कंसेप्ट में हमने ये पढ़ा। पर्सन, डेफिनेशन ऑफ पर्सन, इंडिविजुअल इंक्लूड होता है उसमें। और सेक्शन 4 बोलता है कि जो पर्सन है उसकी टोटल इनकम प्रीवियस ईयर की, उस पर हम टैक्स लगाएंगे। सेक्शन 4 ये बोलता है। तो इनकी प्रीवियस ईयर की सपोज इनकम 10 लाख, 8 लाख, 6 लाख और 5 लाख आ रही है, तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग इन पर टैक्स लगेगा। कैसे लगेगा वो अभी हमने नहीं पढ़ा, तो इसका चर्चा नहीं करते, वो हमें नहीं पता। सिंपली इतना पता है कि हाँ इनके ऊपर टैक्स लगेगा। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसी से मिलता जुलता। ये 4 एसएससी हैं। मिस्टर ए जो कि फादर थे, अभी तक जो हमने देखा सेम है। मिसेस बी जो मदर है, मिस्टर एस जो सन है, और मिस डी जो डॉटर है। सपोज अब ये एक फैमिली है और एक बिजनेस करती है, कोई भी बिजनेस करती है, सब कंबाइन होके करते हैं बिजनेस।
और उस बिजनेस से होने वाली जो इनकम है, उस बिजनेस से, इसमें इंडिविजुअली हमें नहीं पता कितनी कमाते हैं ये, हम उस बिजनेस की बात करते हैं। एक जॉइंट फैमिली है इनकी और एक बिजनेस करते हैं ये, और उस बिजनेस से जो इनकम आती है वो आती है 10 लाख रुपीज़ पर एनम। तो अब बताइए टैक्स कैसे लगेगा? क्या इंडिविजुअल इन पर टैक्स लग सकता है? आंसर इज नो। इंडिविजुअल इनकम पता होती तो लग जाता, इंडिविजुअल इनके ऊपर टैक्स नहीं लग सकता। तो अब इनके ऊपर टैक्स लगाएं तो कैसे लगाएं? या एक और एग्जांपल, एक फैमिली है जिसमें 5 मेंबर है। एक फैमिली है, जॉइंट फैमिली, जिसमें 5 मेंबर है, और वो फैमिली अपना बिजनेस करती है, कुछ भी कर सकती है, ट्रेडिंग का बिजनेस कर रही है सपोज। वो फैमिली बिजनेस करती है ट्रेडिंग का। तो उस फैमिली की इनकम पर कैसे हम टैक्स लगाएंगे? कैसे टैक्स लगाएंगे? वो फैमिली इंडिविजुअली काम नहीं करती, सब मिलकर काम करते हैं। तो उस केस में ये जो कंसेप्ट है HUF, वहाँ पर ये काम आता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में होता क्या है, जितने भी मेंबर्स होते हैं उस जॉइंट फैमिली के, वो कहलाते हैं को-पार्सनर्स। क्या कहलाते हैं? को-पार्सनर्स। और जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द फैमिली जो होता है वो कहलाता है कर्ता। हेड ऑफ द फैमिली कहलाता है कर्ता। आइए एक बार रीड कर लेते हैं। सो सम मेंबर ऑफ द HUF आर कॉल्ड को-पार्सनर, यानी कुछ मेंबर जो हैं को-पार्सनर कहलाते हैं, और वो रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, जॉइंट फैमिली है, रिलेटेड है। और हेड ऑफ द फैमिली जो है वो कहलाता है कर्ता। यूजुअली 6 सितंबर 2005 से पहले केवल मेल मेंबर जो हुआ करते थे वो ही कर्ता बन सकते थे, वो ही कर्ता कहलाते थे। यानी जो बड़ा लड़का होगा घर का सबसे, वो कर्ता बन जाता था, हेड ऑफ द फैमिली वही बनता था फादर के बाद। बट 6 सितंबर 2005 के बाद से फीमेल मेंबर भी कर्ता बन सकती है, यानी एक डॉटर वो भी कर्ता बन सकती है। ठीक है। यूजुअली ये पर्सन होते क्या है HUF में, ये जितने भी पर्सन होते हैं लीनियली डिसेंडेंट फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर, यानी इनके जो पूर्वज हैं वो एक ही होते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब ये नहीं केवल उसमें हिंदू आएंगे, उसमें जैन भी आ सकते हैं, उसमें बुद्धिस्ट भी आ सकते हैं, उसमें सिख भी आ सकते हैं, बस मुस्लिम कवर नहीं होते। ठीक है, डॉटर भी आ सकती है, हमने समझा। देख लेते हैं स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। तो 2 स्कूल हैं हिंदू लॉ के, एक है दयाभाग स्कूल और दूसरा है मिताक्षरा स्कूल। जो दयाभाग स्कूल है वो वेस्ट बंगाल और आसाम में, केवल और केवल वेस्ट बंगाल और आसाम में चलता है। और जो मिताक्षरा स्कूल है वो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है, वेस्ट बंगाल और असम को छोड़ के। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो दयाभाग है वो वेस्ट बंगाली असमी तो हमने समझ लिया, उसमें जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसमें उसे राइट जब तक नहीं मिलता तब तक कि उसके फादर की डेथ ना हो जाए। यानी जो हेड ऑफ द फैमिली है HUF में, उसकी फादर या उसका जो कोई ब्रदर है उसकी डेथ ना हो जाए तब तक उसे राइट नहीं मिलता। और जो मिताक्षरा है उसमें बच्चा जैसे ही पैदा हो गया, सब लड़का घर में पैदा हो गया, लड़की, अब तो खैर लड़की भी होने लगी है, लड़का या लड़की जैसे ही पैदा हो गया उन्हें राइट हो जाता है पार्टीशन का, यानी वो बंटवारा करवा सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी का। बट दया भाग में जब तक बंटवारा नहीं हो सकता जब तक कि फादर उनके जिंदा है। जैसे ही फादर डेड होंगे, जो फादर की प्रॉपर्टी है उसका बंटवारा तभी होगा, पहले प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं हो सकता। ठीक है, समझ आ गया HUF? एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं HUF होता क्या। HUF होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और इनकम टैक्स एक्ट में कभी HUF को नहीं डिफाइन किया गया है। HUF सिंपली एक जॉइंट फैमिली बिजनेस की फॉर्म होती है कि एक फैमिली है जो जॉइंटली रहती है और वो अपना बिजनेस करती है। तो उस केस में जो बिजनेस इनकम होगी उसकी जो असेसमेंट होगी वो HUF के फॉर्म में किया जाएगी। HUF में केवल हिंदू के साथ साथ सिख, बुद्धिस्ट, जैनी भी आते हैं, लेकिन इसमें मुस्लिम्स कवर नहीं होते। राइट।
HUF को जो लिया इनकम टैक्स एक्ट ने, वो स्कूल ऑफ हिंदू लॉ से लिया है, जिसमें दो तरह के हमारे स्कूल हैं, एक है दया भाग स्कूल, एक मिताक्षरा स्कूल। दया भाग जो है वेस्ट बंगाल और असम में एप्लीकेबल है, और मिताक्षरा जो है वेस्ट बंगाल और असम को छोड़ के पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। डिफरेंस क्या है? फर्स्ट डिफरेंस यही है कि वेस्ट बंगाल और असम में एप्लीकेबल है दया भाग, मिताक्षरा है रेस्ट ऑफ इंडिया में, अदर देन वेस्ट बंगाल और असम। दया भाग में जो बच्चा होता है उसे राइट जो है, जैसे वो बर्थ ले लेता है उस पर नहीं मिलता। जब उसके फादर जब तक ज़िंदा है तब तक उसे प्रॉपर्टी का वो डिवाइड नहीं करा सकता। जैसे ही उसके फादर एक्सपायर हो जाएंगे या डेड हो जाएंगे तभी वो फैमिली प्रॉपर्टी को डिवाइड करवा सकता है, बंटवारा करवा सकता है। बट मिताक्षरा की बात करें तो मिताक्षरा में जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसके पास राइट आ जाता है, उसे सक्सेशन का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वो मेजर होगा अपनी प्रॉपर्टी को मांग सकता है कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी जो है मुझे उसका शेयर दे दीजिए, उसे डिवाइड कर दीजिए। क्लियर है? इंडिविजुअल हो गया, HUF हो गया। नेक्स्ट हमारा है कंपनी। कंपनी, व्हाट इज कंपनी? अब तक हमने पढ़ा के हिसाब से कि कंपनी क्या होती है। सर कंपनी वो है जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो, बिल्कुल सही। बट इनकम टैक्स एक्ट ने 4 अलग अलग तरीके से कंपनी की डेफिनेशन दी है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 जो हमने कंपनीज एक्ट में डेफिनेशन पढ़ी है उससे थोड़ी सी वाइडर इन्होंने डेफिनेशन बनाई है इनकम टैक्स एक्ट में। उन्होंने सिंपली बोला है एनी इंडियन कंपनी डिफाइन इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 26, यानी इंडियन कंपनी जो है वो कंपनीज की डेफिनेशन में आती है। एनी इंडियन कंपनी विच इज़ डिफाइन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 26, जो 226 में डिफाइन की गई है इंडियन कंपनी, वो भी कंपनी है। दूसरा, एनी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर द लॉज ऑफ कंट्री आउटसाइड इंडिया, यानी अगर कोई कंपनी बाहर, इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है तो वो भी कंपनी मानी जाएगी, यानी फॉरेन कंपनी, उसे भी मान लेंगे। नेक्स्ट उन्होंने बोला कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई एसोसिएशन या बॉडी है जो पहले होती थी असेस्ड कंपनी के रूप में, कौन से एक्ट में? इनकम टैक्स एक्ट 1922 में। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1922। एक इंस्टीट्यूशन या एसोसिएशन ऑफ बॉडी जो पहले असेसेबल हुआ करती थी इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1922 के हिसाब से, या किसी ऐसे असेसमेंट ईयर में जो शुरू हुआ कब? 1/4/1970 से पहले, 1/4/1970 से पहले जो असेसमेंट ईयर थे उसमें अगर कोई कंपनी को हम, उसमें कोई इंस्टीट्यूशन या एसोसिएशन ऑफ बॉडी को हम कंपनी के रूप में असेस करते थे तो वो भी कंपनी के डेफिनेशन में मान ली जाएगी। फोर्थ इज CBDT पावर। फोर्थ पॉइंट जो डिफाइन करता है वो CBDT की पावर को डिफाइन करता है। CBDT यानी मैंने आपको बताया था सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। CBDT को हम बोर्ड भी बोलते हैं, यानी बोर्ड की पावर को डिफाइन करा सिंपली। इसमें बोलता है कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन और बॉडी, भले ही वो इनकॉर्पोरेट हुई हो या ना हुई हो, अगर बोर्ड ने उन्हें किसी ऑर्डर में अपने स्पेसिफाई कर दिया कि ये कंपनी के रूप में असेस किए जाएंगे तो वो कंपनी मान ली जाएगी। ठीक है, 4 पॉइंट है कंपनी के। सबसे फर्स्ट, इंडियन कंपनी विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 226। सेकंड, कोई ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो इनकॉर्पोरेट हुई हो इंडियन लॉ के हिसाब से नहीं, इंडिया के बाहर जो लॉ है फॉरेन लॉज के हिसाब से हुई है तो वो भी कंपनी मानी जाएगी। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन या एसोसिएशन या बॉडी जो इनकम टैक्स एक्ट 1922 में असेस होता रहा हो, या 1/4/1970 से पहले के जो असेसमेंट ईयर है उसमें असेसमेंट होती रही हो उनकी, एज ए कंपनी। फोर्थ पॉइंट है, अगर CBDT ने कोई ऑर्डर, अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया, ऑर्डर दे दिया है कि कोई इंस्टीट्यूशन या एसोसिएशन बॉडी को हम क्या मान लेंगे आज से? कंपनी, तो वो भी कंपनी मान ली जाएगी। नेक्स्ट है क्लास ऑफ कंपनीज। क्लास ऑफ कंपनीज में 2 तरह की कंपनीज आती है, डोमेस्टिक कंपनीज एंड फॉरेन कंपनी। बट डोमेस्टिक कंपनी में उन्होंने फर्दर डिफाइन किया है डोमेस्टिक कंपनी के साथ इंडियन कंपनी, जो हमने ऊपर पढ़ी थी ये वाली। ठीक है, तो डोमेस्टिक कंपनी को पढ़ लेते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 22A, इट मीन्स इंडियन कंपनी or any other company which in respects of its income liable to income tax has made the prescribed arrangements for the declaration and payments of dividend within India। यानी सिंपली बोलना क्या चाहते हैं कि डोमेस्टिक कंपनी वो कंपनी है जो इंडिया में डिविडेंड डिक्लेयर करती है। सिंपली जो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है और डिक्लेयर करने के साथ पेमेंट भी करे, डिक्लेयर करने के साथ पेमेंट भी करे, वो कंपनी क्या कहलाई जाएगी? डोमेस्टिक कंपनी। अब डिविडेंड वो किसी पर भी दे सकती है, इक्विटी शेयर भी हो सकता है या प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है। ठीक है, यानी इंडियन कंपनी में
डोमेस्टिक कंपनी को क्या कंसिडर किया गया? वो कंपनी, वो इंडियन कंपनी, कौन सी कंपनी? इंडियन कंपनी, और कोई भी अदर कंपनी और एनी अदर कंपनी, दूसरी कंपनी को भी कंसिडर कर लिया गया। एक इंडियन कंपनी और एनी अदर कंपनी जिसने क्या हो किया हो, प्रेस्क्राइब्ड अरेंजमेंट किया हो, किस लिए? फॉर द डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स, डिविडेंड के डिक्लेरेशन और पेमेंट के लिए। और डिविडेंड में दोनों तरह के डिविडेंड कंसिडर कर लिए गए हैं, प्रेफरेंस शेयर के वाले डिविडेंड भी और इक्विटी शेयर्स वाले डिविडेंड भी। क्लियर है? बात करते हैं इंडियन कंपनी की। इंडियन कंपनी होती क्या है? सिंपली इंडियन कंपनी को उन्होंने बोला कि दो कंडीशन फुलफिल करनी होगी तब जाके वो इंडियन कंपनी कहलाएगी। पहली कंडीशन कौन सी है? कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हुई हो 1956, वैसे ये 2013 हो चुका है, लिखा है 1956, हम पढ़ेंगे, हम बोलेंगे 2013। जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड हुई है या फॉर्म्ड हुई हो वो कंपनी, प्लस एंड, वर्ड देखो एंड लिखा हुआ है, एंड का मतलब है कि ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए और ये भी, ए प्लस बी। बी कंडीशन, रजिस्टर्ड ऑफिस और द प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द कंपनी इंडिया, यानी उसका रजिस्टर्ड ऑफिस और प्रिंसिपल ऑफिस इंडिया में होना चाहिए। तो दो कंडीशन फुलफिल करनी है एक कंपनी को, तब वो इंडियन कंपनी कहलाएगी। फर्स्ट इज उसे इंडियन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर होना चाहिए। दूसरी बात, उसका प्रिंसिपल ऑफिस या रजिस्टर्ड ऑफिस वो कहाँ होना चाहिए? इंडिया में होना चाहिए। ठीक है। इंडियन कंपनी आल्सो इंक्लूड द फॉलोइंग, प्रोवाइडेड देयर रजिस्टर ऑफ प्रिंसिपल ऑफिस इन इंडिया, यानी इन कैटेगरीज को, 5 तरह की कैटेगरी जो है उसे डिफाइन करके उन्होंने बोला कि ये भी इंडियन कंपनी में कंसिडर कर ली जाएगी। लेकिन 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 इनका रजिस्टर और प्रिंसिपल ऑफिस कहाँ होना चाहिए? इंडिया में होना चाहिए। फर्स्ट इन्होंने बोला कि कोई कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश बाय सेंट्रल, स्टेट और प्रोविंशियल, कोई सेंट्रल या स्टेट या प्रोविंशियल एक्ट में कंपनी जो है बनी है, जैसे फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, यूपीएसआरटीसी या डीटीसी वगैरह, ये आपने देखे होंगे, सुने होंगे। तो वो कंपनी अगर बनती है तो वो इंडियन कंपनी कहलाएगी। दूसरा, इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन ऑफ बॉडी विच इज डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड, यानी बोर्ड के पास पावर इसमें भी दे दी गई। सिंपली अगर बोर्ड ने डिफाइन कर दिया किसी इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन को कि वो कंपनी है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 क्लॉज 4, बोलना क्या चाहते हैं? ये कौन सा सेक्शन था वैसे? 2 सबसेक्शन 17, इसकी बात कर रहा हूँ, इस क्लॉज की, इसकी, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। 2 सबसेक्शन 17 ध्यान है आपको, अभी पढ़ा था। कंपनी में क्या बोला? सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 क्लॉज 4, इसकी बात कर रहा है। एनी इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन और बॉडी वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, वेदर इंडियन और नॉन इंडियन, विच इज़ डिक्लेयर्ड बाय जनरल स्पेशल ऑर्डर, यानी सीबीडीटी ने भले ही किसी इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन को बोल दिया हो कि वो कंपनी माना जाएगा तो वो भी कंपनी माना जाएगा। बट आगे उन्होंने डिफाइन कर दिया, अगर उस कंपनी का, अगर इस कंपनी का जो ये क्लोज 4 में डिफाइन किया है, रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में है, तो वो कौन सी कंपनी मानी जाएगी? इंडियन कंपनी। क्लियर है? नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू अ कंपनीज विच वाज और इज इन फोर्स इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, यानी अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड या बनी है किसी भी लॉ में जो इंडियन लॉ है, किसी भी लॉ में बनी हो, और लॉ कौन सा होना चाहिए? इंडियन लॉ होना चाहिए, और किसी भी पार्ट में हो इंडिया के, तो वो भी क्या मान ली जाएगी? इंडियन कंपनी। बट इन सभी केसेस में उनका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होना चाहिए? इंडिया में। क्लियर है? नेक्स्ट, इन केस ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर के केस में उन्होंने बोला अगर कोई कंपनी फॉर्म्ड होती है, बनती है या रजिस्टर्ड होती है जम्मू कश्मीर के एक्ट के अनुसार, जो जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल है, तो वो भी क्या मान ली जाएगी? इंडियन कंपनी ट्रीट की जाएगी। इन केस ऑफ एनी ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दादरा एंड नागर हवेली, दमन, दीव, पौंडीचेरी, या कोई भी यूटीज में जो लॉ एप्लीकेबल है और उस लॉ के अकॉर्डिंग कोई कंपनी बनी है, तो उसे भी इंडियन कंपनी ट्रीट कर लिया जाएगा, प्रोवाइडेड दैट उनका जो प्रिंसिपल ऑफिस है या रजिस्टर्ड ऑफिस है वो कहाँ होना चाहिए? इंडिया में। ठीक है? क्लियर है? इतना अभी तक समझ आया हमें कि कंपनी क्या होती है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 17। डोमेस्टिक कंपनी क्या होती है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 22A, और इंडियन कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 26। ये तो हमें क्लियर हो गया। साथ में एक चीज़ और है, फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी क्या होती है? फॉरेन कंपनी में आपको कुछ भी नहीं याद करना, सिंपली सेक्शन का नाम याद होना चाहिए, सेक्शन 2 सबसेक्शन 23A, जो बोलता है कि फॉरेन कंपनी वो कंपनी जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं। यानी फॉरेन कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज नॉट ए डोमेस्टिक कंपनी और अदर देन डोमेस्टिक कंपनी। सिंपल, फॉरेन कंपनी मीन्स
अ कंपनी विच इज नॉट अ डोमेस्टिक कंपनी। क्लियर हो गया? फॉरेन कंपनी। यहां तक मैंने आपको पढ़ाया, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने इंडिविजुअल कर लिया, एचयूएफ कर लिया, कंपनी कर लिया, फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अभी हमारा ये रह गया है, यानी पर्सन की जो 3 कैटेगरीज थी वो हम कर चुके हैं। अब फोर्थ की बात करते हैं, फर्म। फर्म क्या होता है? ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। सर बोलोगे बचपन यानी 11th-12th, बचपन वही होता है हमारा कॉमर्स स्टूडेंट्स का। सो फर्म को भी सिंपली इनकम टैक्स एक्ट ने कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया है कि फर्म का मीनिंग क्या है। इनकम टैक्स एक्ट ने अपनी तरफ से कुछ भी डेफिनेशन नहीं दी है। इन्होंने जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में डेफिनेशन है उसे ही वहाँ से उठा के उसे ही बता रखा है कि फर्म का मतलब क्या है। सिंपली फर्म क्या होती है? जब पार्टनरशिप बनती है एक से ज़्यादा लोगों के बीच में और वो एक अपना बिजनेस कैरी करना चाहते हैं, तो इंडिविजुअली वो कहलाते हैं पार्टनर्स और कलेक्टिवली कहलाते हैं फर्म। ये पार्टनरशिप एक्ट में डेफिनेशन लिखी हुई है। सिंपली देखो, आओ यहाँ से देखते हैं। अब पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन, एक रिलेशन है पर्सन के बीच में। किस लिए हुआ? एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। और प्रॉफिट आएगा कहाँ से? ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, यानी उन्होंने जो बिजनेस किया। द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर कॉल्ड इंडिविजुअली पार्टनर्स, यानी जो इंडिविजुअली एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप में हैं वो कहलाते हैं पार्टनर्स और कलेक्टिवली एज ए फर्म। और कुछ नहीं है। फर्म और पार्टनरशिप सिर्फ इतना है। यही डेफिनेशन जो है इनकम टैक्स एक्ट ने प्रोवाइड करा दिया है, अपनी तरफ से कोई डेफिनेशन इसमें नहीं दी। नेक्स्ट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन, दैट इज एओपी। एओपी सिंपली होता क्या है? एओपी सिंपली होता है कि कुछ लोग इकट्ठे होके एक बिजनेस करना चाहते हैं, उनका कोई कॉमन पर्पस है, वो काम करना चाहते हैं। जैसे कुछ लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने एक सोसाइटी बना ली, जैसे ट्रेडिंग सोसाइटी बनती है। आपने सुना होगा आपकी यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह होती हैं, कोई ट्रेडिंग की सोसाइटी होती है। ये लोग इंडिविजुअल इकट्ठे हुए, इनका कॉमन पर्पस है बिजनेस करना। अब बिजनेस करने के लिए उन्होंने इकट्ठे हुए कर साथ में उस अपनी जो सोसाइटी है उसे रजिस्टर्ड कराया, और इनकम टैक्स एक्ट के लिए वो क्या कहलाएगी? एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। क्यों कहलाएगी? क्योंकि उनका क्या है? कॉमन पर्पस और एक्शन। ठीक है, ये कहलाते हैं हमारे एओपीज, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या होता है? सर एओपी तो थोड़ा वो समझ आया, बट ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या होता है? बेटा मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो 2 एओपी और बीओआई हैं, 2 चीज़ें हैं ये, इनमें मेन डिफरेंस अगर तुम्हें समझना है तो इनके नाम में छुपा हुआ है राज। यहाँ देखना, एसोसिएशन ऑफ पर्सन लिखा हुआ है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और यहाँ पे क्या लिखा है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी सिर्फ और सिर्फ इसमें कौन लोग आ सकते हैं? इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल ही आ सकते हैं। और इसमें कौन लोग आ सकते हैं? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज 2 सोसाइटीज़ हैं, मैं आपको 2 सोसाइटीज़ बनाता हूँ। सपोज 2 सोसाइटीज़ बनी हुई हैं और उनके मेंबर जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस सोसाइटीज़ में कौन कौन से मेंबर है। फर्स्ट जो सोसाइटी है उसमें 4 लोग जो हैं वो इंडिविजुअल्स हैं, प्लस एक जो है 4 के अलावा एक है फर्म भी उसमें मेंबर है। सेकंड एक है कंपनी, वो भी मेंबर है। और जो थर्ड, उसमें एक और कंपनी है, ये मेंबर है। यानी टोटल मेंबर कितने हो गए? 7 मेंबर हैं सोसाइटी में। बट जो मेंबर्स हैं उसमें 4 तो इंडिविजुअल हैं, एक फर्म है, 2 कंपनीज हैं। ठीक है, तो टोटल ये 7 मेंबर्स हो गए। दूसरी सोसाइटी है, वो भी सोसाइटी है, उसमें 7 के 7 वो लोग क्या हैं? इंडिविजुअल्स, ओनली इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स लोग समझते हैं ना, नेचुरल पर्सन, हम और आप जैसे। तो उसमें जितने भी मेंबर हैं वो सारे के सारे कितने हैं? इंडिविजुअल्स मेंबर्स हैं। तो अब मुझे बताएं कि इसमें एओपी और बीओआई कौन सा होगा। एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाएं। एओपी मैंने बताया था नाम में राज छुपा हुआ है। एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स और बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। यानी अगर देखें पर्सन यानी पर्सन की डेफिनेशन यानी 7 कैटेगरी। कौन कौन सी? एचयूएफ, इंडिविजुअल, एओपी, बीओआई, फर्म, कंपनीज, लोकल अथॉरिटीज। यानी पर्सन यानी इंडिविजुअल तो है, उसके साथ फर्म भी आ गई, कंपनी भी आ गई, यानी ये पर्सन है। पर्सन के डेफिनेशन में आता है इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन में कौन कौन आते हैं? जो
पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। और बीओआई में कौन आएंगे? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। सिर्फ और सिर्फ कितने इंडिविजुअल्स ही आएंगे, यानी ये है बीओआई और ये है हमारी एओपी। दूसरा मेजर डिफरेंस है, जो एओपीज होती हैं, वो एक कॉमन पर्पस के लिए बनाई जाती है, बट जो बीओआई होती है वो किसी पर्पस के लिए नहीं आती। तो ये दो मेजर डिफरेंस है एओपी और बीओआई में। क्लियर हो गया? चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर। सो नेक्स्ट इज लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी क्या होती है? आपने सुना होगा म्यूनसिपैलिटी वगैरह। ये म्यूनसिपैलिटी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में, जिला परिषद वगैरह, पंचायत वगैरह, ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में आता है। बॉडी ऑफ पोर्ट कमिश्नर जो होते हैं। तो लोकल अथॉरिटीज़ में वो सारी अथॉरिटीज़ आती हैं जो लोकली काम करती हैं। एक इस बात में ध्यान देने वाली बात है कि जो लोकल अथॉरिटी है वो, उसे अगर कोई वो बिजनेस कर रही है तो उस बिजनेस इनकम पर उसे टैक्स लगेगा। बट अगर वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है अपने जुरिस्डिक्शन एरिया में, सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है अपने जुरिस्डिक्शन एरिया में, जुरिस्डिक्शनल एरिया में, तो उस सभी सर्विसेज से होने वाली इनकम पर उसे कोई टैक्स नहीं लगेगा। सर क्या एक एग्जांपल मैं आपसे पूछूं? सर लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे हम बिजली की सप्लाई करते हैं या पानी की सप्लाई करते हैं, वो तो अथॉरिटीज़ जो होती हैं वो अपने जुरिस्डिक्शनल एरिया से भी बाहर भी सप्लाई कर सकती हैं। तो उस केस में अगर उन्हें जो इनकम हो रही है तो उस पर टैक्स लगेगा? लगना तो चाहिए, बट सिंपली इसमें स्पेसिफिकली लिखा है कि सप्लाई ऑफ वाटर इलेक्ट्रिसिटी इवन आउटसाइड द लोकल अथॉरिटीज ऑन जुरिस्डिक्शनल एरिया इज एक्सेम्प्ट फॉर टैक्स। यानी सिर्फ और सिर्फ वाटर और इलेक्ट्रिसिटी के केस में। किसके केस में? वाटर और इलेक्ट्रिसिटी के केस में अगर कोई लोकल अथॉरिटी अपने जुरिस्डिक्शनल एरिया से बाहर सप्लाई कर रही है और उसे इनकम रिसीव हो रही है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि वो एग्जेम्प्ट हो गया है। नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिफिशियल जुरिडिशियल पर्सन। और आर्टिफिशियल जुरिडिशियल पर्सन क्या है? उसके लिए तुमने अगर ध्यान हो तो एक फिल्म आई थी OMG, जिसमें परेश रावल जी थे, अक्षय कुमार बने थे हमारे श्री कृष्ण भगवान। तो OMG से रिलेट कर लेना। उसमें जो केस था वो देवी देवताओं के ऊपर और भगवान जी के ऊपर केस था, कि भगवान के ऊपर केस चल रहा था। परेश रावल जी की दुकान जो है एक भूकंप में ख़त्म हो गई थी और इंश्योरेंस कंपनी ने बोल दिया था कि हम इसे पैसे नहीं दे सकते क्योंकि ये तो नेचुरल डिज़ास्टर है, हम इसमें इंश्योरेंस कवर नहीं होता। तो उसकी तरफ से जब उन्होंने केस फाइल किया था तो कई जगह से पादरी आए थे लड़ने, कहीं कहीं से पंडित आए थे, कहीं से मौलवी आए थे। तो वो रिप्रेजेंट किसे कर रहे थे? भगवान को कर रहे थे, देवती को रिप्रेजेंट कर रहे थे। यानी सिंपली अगर जो भगवान होते हैं उनकी तरफ से अगर कोई केस होता है तो भगवान को क्या ट्रीट किया जाता है? आर्टिफिशियल जुरिडिशियल पर्सन। अगर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्हें उनकी तरफ से कोई केस फाइल कर रहा है या उन्हें असेस किया जा रहा है तो उन्हें क्या माना जाता है? आर्टिफिशियल जुरिडिशियल पर्सन। ऐसे ही इनकम टैक्स में अगर रिटर्न फाइल होती है यूनिवर्सिटीज़ की तो उन्हें क्या मानते हैं? आर्टिफिशियल जुरिडिशियल पर्सन। क्लियर है? नेक्स्ट इज इनकम डेफिनेशन। ये इनकम की डेफिनेशन अभी हम नहीं करेंगे। जैसे जैसे मैं आपको 5 हेड्स ऑफ इनकम करा दूंगा तो मैं उसके बाद आपको ये डेफिनेशन कराऊंगा, क्योंकि सारी डेफिनेशन वहाँ से लिंक्ड है। कमिंग टू नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ इनकम अंडर द हेड इनकम टैक्स एक्ट 1961। रेगुलर रिसिप्ट विज़ कैजुअल रिसिप्ट, यानी कौन से रिसिप्ट जो है वो इनकम उस पर टैक्स लगता है। सिंपली रेगुलर रिसिप्ट वो होती है जो पीरियोडिकली मॉनिटरी आती है। जैसे सपोज़ आप कहीं पे जॉब करते हैं तो आपको मंथली एक रेगुलर रिसीट होती रहती है, तो उसे रेगुलर रिसीट मानते हैं। या कैजुअल होती है जो आम तौर पर नहीं होती, कभी कभार हो जाती है। जैसे आपने कहीं से लॉटरी विनिंग कर ली तो वो आपको पैसा जीत लिया, वो आपकी रेगुलर नहीं है, कैजुअल रिसीट मानी जाती है। तो सिंपली इनकम टैक्स लॉ बोलता है कि कैजुअल रिसीट को भी वो टैक्स लगाते हैं, ऐसा नहीं है वो सिंपली रेगुलर रिसीट को ही टैक्स लगाए। रेवेन्यू रिसीट विज़ कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट या फिर कैपिटल रिसीट कौन सी पे टैक्स लगता है? आमतौर पर इनकम टैक्स जो है वो रेवेन्यू रिसीट पर लगता है और कैपिटल रिसीट टैक्सेबल नहीं होती। बट अगर वो कैपिटल गेन्स की डेफिनेशन में आती हैं, अगर वो कैपिटल एसेट मानी जाती हैं तो कैपिटल, उनसे होने वाली कैपिटल रिसीट पर भी टैक्स लगता है। ये सब हम कवर कर लेंगे कैपिटल गेन्स चैप्टर में। जब हम पढ़ेंगे कैपिटल गेन तो समझ लेंगे कि कौन सी कैपिटल रिसीट ऐसी है जिन पे टैक्स लगता है। नेट रिसीट टैक्सेबल है या ग्रॉस रिसीट टैक्सेबल है? सो इनकम टैक्स बताता है कि जो नेट रिसीट है वो टैक्सेबल होती है, ना कि ग्रॉस रिसीट। ओके, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं जहाँ पे ग्रॉस रिसीट को मान लिया जाता है। जैसे जब हम पीजीबीपी चैप्टर करेंगे तो उसमें ग्रॉस रिसीट को ही टैक्सेबल कर दिया है रेदर देन नेट रिसीट को। तो कुछ केसेस ऐसे हैं, कुछ
सारे नहीं, प्रिजम्पटिव बेसिस हम बोलते हैं उन्हें, प्रिजम्पटिव बेसिस टैक्सेशन। तो कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे ग्रॉस रिसीट को भी टैक्सेबल किया जाता है, बट मोस्टली केसेस में नेट रिसीट ही टैक्सेबल होती है। नेक्स्ट इज ड्यू बेसिस विज़ रिसीट बेसिस। तो इसमें भी मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा केसेस में हम ड्यू बेसिस पे टैक्स लगाते हैं रेदर देन रिसीट बेसिस, बट कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पर रिसीट बेसिस पर भी टैक्स लगते हैं, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड या इंटरेस्ट रिसीव ऑन एनहांस कंपनसेशन या कंपनसेशन। तो उस केस में भी हम उस पर रिसीट बेसिस पे टैक्स लगाते हैं, ना कि ड्यू बेसिस पे। ये जो टॉपिक है ये भी हम करेंगे कैपिटल गेन्स में। यूजुअली जितना भी यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट में आज हम पढ़ रहे हैं, जो भी हम देख रहे हैं, वो सारा का सारा लिंक्ड है हमारे आने वाले फ्यूचर चैप्टर से। ओके, सो जितना भी हम कर रहे हैं ये मैं आपको अल्टीमेटली कवर करा दूंगा, लिंक करा दूंगा जैसे जैसे हमारी नेक्स्ट क्लासेस आती जाएंगी। कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट। आमतौर पर जो कैपिटल हमारी रिसीट होती है उस पर टैक्स नहीं लगता, बट कुछ केसेस में ऐसे हैं जो हमारी कैपिटल रिसीट पर भी टैक्स लगता है। बट रेवेन्यू रिसीट्स जो होती है हर केसेस में टैक्सेबल की जाती है। तो जो कंसेप्ट है रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट का, इसे हम फैक्ट्स और सरकमस्टांसेस के बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं। हम इसे अपनी तरफ से ऐसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये रेवेन्यू हो गया, ये कैपिटल हो गया। यूजुअली फैक्ट्स देखे जाते हैं, सरकमस्टांसेस देखे जाते हैं, तो उसी बेसिस पे हम कोई कैपिटल और रेवेन्यू को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उसमें डिफरेंस बता सकते हैं कि ये रेवेन्यू रिसीट है और ये कैपिटल रिसीट्स है। नेक्स्ट इज क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग वेदर रिसीट इज अ कैपिटल और रेवेन्यू इन नेचर। कुछ इसमें पॉइंट्स इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया दिए हैं जिसके बेसिस में हम डिफरेंस या डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स को। फर्स्ट उन्होंने डिफाइन किया है फिक्स्ड कैपिटल और सर्कुलेटिंग कैपिटल। रिसिप्ट अगर जो आ रही है वो आ रही है फिक्स कैपिटल से, तो वो कैपिटल रिसीट मानी जाएगी। इन केस अगर सर्कुलेटिंग कैपिटल से हमें अगर रिसीट हो रही है तो हमारे रेवेन्यू रिसीट मानी जाती है। जो कैपिटल रिसीट होती है वो टैक्सेबल नहीं होती है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और जो हमारी रेवेन्यू रिसीट है वो टैक्सेबल होती है। क्लियर है? नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट और ट्रेडिंग एसेट। ये जो है ये कैपिटल गेन और पीजीबीपी का पार्ट है। कैपिटल गेन का पार्ट है कैपिटल एसेट, यानी सेक्शन 45 में हम डील करेंगे, और ट्रेडिंग एसेट आता है सेक्शन 28 के अंडर। तो उन्होंने सिंपली बोला है कि अगर कैपिटल एसेट से आपको इनकम हो रही है, कैपिटल एसेट से आपको कोई गेन हो रहा है, तो वो सेक्शन 45 में टैक्सेबल होता है, यानी कैपिटल गेन्स उस पर आते हैं। सेक्शन 45 में जो बताई गई हैं कैपिटल रिसीट्स, केवल उन्हीं पर टैक्स लगता है। यानी सेक्शन 45 में कैपिटल गेन्स निकालना हम सीखते हैं। जब हम कैपिटल गेन्स चैप्टर करेंगे तो हम सीख लेंगे कौन से कैपिटल रिसीट्स जो होती है टैक्सेबल होती है, अदरवाइज कौन सी नहीं होती। यूजुअली हम मान के चलते हैं कैपिटल रिसीट टैक्सेबल नहीं है, बट कुछ केसेस में टैक्सेबल होती है। ट्रेडिंग एसेट्स से होने वाली इनकम वो रेवेन्यू नेचर की मानी जाती है और उसे ट्रीट किया जाता है अंडर सेक्शन 28 पीजीबीपी इनकम। ओके, नेक्स्ट इज कैपिटल रिसीट विज़ रेवेन्यू रिसीट्स। टेस्ट टू बी अप्लाइड। कौन से ऐसे टेस्ट हैं हम अप्लाई करें जिससे पता चले कि ये रेवेन्यू रिसीट हुई है या कैपिटल रिसीट हुई है। फर्स्ट, ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर कोई ट्रांजैक्शन है बिजनेस में एंटर की गई है, बिजनेस में की गई है कोई ट्रांजैक्शन, और उससे होने वाली जो इनकम है वो हमारी रेवेन्यू रिसीट कहलाएगी या कैपिटल रिसीट कहलाएगी। इस केस में एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप शेयर खरीदना चाहते हैं और आप एक इन्वेस्टर हैं, आप एक शेयर खरीदना चाहते हैं। शेयर खरीदेंगे आप ब्रोकर के थ्रू, तो ब्रोकर को जो इनकम होती है वो उसकी क्या है, नॉर्मल बिजनेस की इनकम है, तो उसके लिए क्या कहलाई जाएगी, बिजनेस इनकम, और उस पर वो टैक्स देगा। लेकिन आप अगर वो शेयर खरीद रहे हैं इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए, आप इन्वेस्टर हैं और लंबे समय तक हेल्ड करते हैं, तो बेटा आपके लिए वो बन जाएगी कैपिटल एसेट, और जैसे ही आप उस कैपिटल एसेट को सेल करेंगे तो आपको होगा कैपिटल रिसीट, वेयर एज ब्रोकर को क्या हुआ था, रेवेन्यू रिसीट। नेक्स्ट इज प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़। यानी जो सिक्योरिटीज़ हैं, जो शेयर्स हैं आपने हेल्ड किए हुए हैं, उन पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, तो वो डिफाइन करेगा आपने किस पर्पस के लिए शेयर्स को एक्वायर किया गया है। आपने सिंपली अगर इन्वेस्टर या कोई कंट्रोलिंग स्टेक लेने के लिए आपने अगर शेयर्स खरीदे हैं तो वो कैपिटल नेचर के मान लिए जाएंगे। बट सिंपली अगर आपने आप एक डीलर है, सिंपली आप उसमें बिजनेस करना चाहते हैं, उससे इनकम अर्न करना चाहते हैं, तो उन्हीं शेयर्स को क्वालिफाई कर दिया जाएगा एज ए रेवेन्यू रिसीट्स, तो उस पर लग जाएगा टैक्स। तो सिंपली ये टेस्ट है दो तरीके की कि पहले बिजनेस में देखना होगा कि उसका नेचर क्या है ट्रांजैक्शन का,
या प्रॉफिट जो आ रहा है सिक्योरिटीज़ पर सेल पर, तो आपने किस पर्पज़ के लिए वो हेल्ड किए थे, आपने इन्वेस्टमेंट के लिए किए थे तो ट्रीटमेंट अलग है। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ उनसे प्रॉफिट मोटिव कमाने के लिए किया था तो उसका ट्रीटमेंट अलग है। ओके, ये जो नोट है ये है कैपिटल गेन से रिलेटेड। जब हम कैपिटल गेन चैप्टर करेंगे तो उसमें कवर कर लेंगे, फिर भी मैं बता दूं आपको, इसमें जो है फाइनेंस एक्ट 15 से डेफिनेशन लेके आए थे हमारे लेट फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली जी। उन्होंने एफआईआई जो एफआईआई हेल्ड करते हैं सिक्योरिटीज़, उन्होंने उन्हें कैपिटल एसेट में ट्रीट कर दिया था। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन उन्होंने उसे फॉल करा दिया था। तो अगर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है और उसके पास सिक्योरिटीज़ हैं तो वो सिक्योरिटीज़ उसकी क्या मानी जाएंगी, कैपिटल एसेट मानी जाएंगी। भले ही वो जो है उन्हें स्टॉक इन ट्रेड करता हो, उनके उसके लिए वो स्टॉक इन ट्रेड हो, लेकिन फिर भी उसके लिए हाथ में हमेशा क्या होगा, कैपिटल गेन अराइज होगा। नेक्स्ट इज अ सिंगल ट्रांजेक्शन कैन इट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस। क्या एक सिंगल ट्रांजेक्शन भी बिजनेस कॉन्स्टिट्यूट करती है? ये सारे केसेस हम देखते हैं। काफ़ी सारे केसेस ऐसे हैं जहाँ पर एक सिंगल ट्रांजेक्शन कॉन्स्टिट्यूट कर सकती हैं, लेकिन रिपीटेशन अगर होता है तो सिंपली हम उसे बिजनेस मानते ही हैं, बट सिंगल ट्रांजैक्शन के केस में भी होता है। सपोज एक पर्सन है जिसने अपनी एक प्रॉपर्टी खरीदी, एक हाउस प्रॉपर्टी खरीदी और रहने के लिए खरीदी, लेकिन 10 साल बाद वो उसे बेचता है, तो उसके हाथ में क्या टैक्स लगेगा? आंसर इज यस, वो कैपिटल गेन लग जाएगा और कैपिटल गेन के चैप्टर में वो टैक्सेबल होगा। बट अगर एक प्रॉपर्टी डीलर है और वो प्रॉपर्टीज रोज खरीदता है बेचता है, खरीदता है बेचता है, तो उसके हाथ में कैसा होगा? तो उसके केस में आंसर इज यस, टैक्सेबल है, बट डिफरेंटली। कैसे? उसके लिए वो पीजीबीपी इनकम मानी जाएगी, क्योंकि वो उसका क्या है, स्टॉक इन ट्रेड। तो यही बात इसमें लिखी है कि क्या एक सिंगल ट्रांजैक्शन भी बिजनेस मान सकते हैं? तो इनकम टैक्स एक्ट में बोले अगर तो आंसर इज यस, बिजनेस मान लिया जाएगा, उसके टैक्स लग जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज लिक्विडेटेड डैमेजेस। लिक्विडेटेड डैमेजेस को जो है इनकम टैक्स एक्ट कैपिटल रिसीट मानता है, इस पे टैक्स नहीं लगाता। नेक्स्ट इज कंपनसेशन और टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, यानी अगर कोई आपकी एजेंसी है वो बंद हो जाती है तो उस केस में टर्मिनेट हो जाती है, उस केस में आपको कंपनसेशन मिलता है, क्या वो टैक्सेबल होगा? आंसर इज यस। सपोज आपके पास केवल एक ही एजेंसी थी तो उसमें सिर्फ आपका एक ही सोर्स था इनकम का, अगर वो बंद हो जाती है तो कैपिटल नेचर की रिसीट मानी जाएगी, बट टैक्सेबल हो जाएगी अंडर सेक्शन 28 IIC, यानी इसे हम बोलते हैं पीजीबीपी इनकम, तो वो टैक्सेबल हो जाएगी पीजीबीपी हेड में। बट अगर आपके पास नंबर ऑफ एजेंसी थी, यानी एक से ज़्यादा आपके पास एजेंसी थी, तो उस केस में हम मानेंगे कि ये आपकी रिसिप्ट हुई है रेवेन्यू की, सिंपली रेवेन्यू नेचर की है, और ये भी टैक्सेबल हो जाएगी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। इन केस ऑफ सैलरीड एम्प्लॉय, कभी कभी क्या होता है, एम्प्लॉय को निकाल दिया जाता है जॉब से, तो उस केस में क्या होगा? अगर प्री मैच्योर टर्मिनेशन हो गया है तो उसे हम कैपिटल रिसीट मानते हैं, बट स्टिल इट इज टैक्सेबल एज अ प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 3। सैलरी में भी, सैलरी के चैप्टर में भी ये टैक्सेबल हो जाएगा, और एज ए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। हम केस देखेंगे जब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज करेंगे, 56 to 11 सेक्शन है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का सेक्शन है। तो जब हम ये केसेस देखेंगे सैलरी का और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का, तो वहाँ मैं आपको डिटेल में इसे कराऊंगा, तो मेजर डिफरेंस जो है वहाँ हम समझ लेंगे। लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना समझते हैं कि अगर कोई कंपनसेशन मिलता है तो वो भी टैक्सेबल होता है, भले ही वो कैपिटल नेचर का हो या रेवेन्यू नेचर का हो। रेवेन्यू नेचर का तो ऑलवेज टैक्सेबल, भले ही कैपिटल नेचर का हो तो टैक्सेबल होता है। गिफ्ट्स, नॉर्मली गिफ्ट्स क्या माने जाते हैं? कैपिटल रिसीट माने जाते हैं, बट जब हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज करेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पर गिफ्ट्स को भी टैक्स लगा है, यानी गिफ्ट पर भी टैक्स लगता है। ये सारी चीज़ें हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब तक हमने मेजर डिफरेंस जो देखा वो ये सीखा कि रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट क्या होती है, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट को कैसे हम डिफरेंटली या डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अभी तक ये समझा। नेक्स्ट इज इंडिया, डेफिनेशन ऑफ इंडिया, सेक्शन 2 सबसेक्शन 25A, यानी इंडिया की डेफिनेशन। इंडिया है क्या? तो डिफाइन करता है द टर्म इंडिया मीन्स, यानी इंडिया का मतलब क्या है? इंडिया का मतलब है द टेरिटरी ऑफ इंडिया एज पर आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में डिफाइन की गई है टेरिटरी वो, प्लस इट्स टेरिटोरियल वाटर्स, सी बेड, सब सॉइल अंडरलाइंग सच वाटर्स, continental shelf, exclusive economic zone, any other specified maritime zone and air space above its territory and territorial water.
वैसे जो ये टॉपिक है वो हमारे कस्टम का है, लेकिन फिर भी इनकम टैक्स में दिया है, मैं आपको समझा देता हूँ। सो डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया। फर्स्ट पॉइंट, द टेरिटरी ऑफ इंडिया एज पर आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आर्टिकल 1 जो कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें जो लिखा है वो इंडिया है। और आर्टिकल 1 में क्या लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन के? आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है कि इंडिया का मतलब है जितने भी इंडिया में स्टेट्स हैं, ऑल स्टेट्स, जितने भी स्टेट हैं, प्लस उसके साथ जो यूटीज़ हैं वो, प्लस अगर कोई टेरिटरी इंडिया क्या कर लेती है? एक्वायर कर लेती है। सपोज़ कोई वॉर हो गई हमारी कोई किसी भी कंट्री के साथ, पाकिस्तान के साथ सपोज़, और पाकिस्तान का कुछ हिस्सा हम लोगों ने एक्वायर कर लिया, उस वॉर में जीत लिया, तो वो हिस्सा भी हमारा क्या हो जाएगा? इंडिया की डेफिनेशन में आ जाएगा, वो टेरिटरी मान लिया जाएगा, इंडियन टेरिटरी। नेक्स्ट इज इट्स टेरिटोरियल वाटर, सी बेड एंड सब सॉइल अंडरलाइंग सच वाटर। तो इससे मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। सपोज़ ये इंडिया का निचला हिस्सा है, मानिए इधर 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 गुजरात है और इधर वेस्ट बंगाल वगैरह है। तो यहाँ से लेके जो हमारी बेस लाइन है, बेस लाइन से लेके ये सारा वाटर है, ये वाला एरिया जितना भी है सब 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 से ये सब पानी है, ठीक है। इधर 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 सब वाटर, सब वाटर। तो बेस लाइन से लेके 12 नॉटिकल माइल्स, कहाँ तक? 12 नॉटिकल माइल्स, ये हमारा क्या कहलाता है? टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, TWI। बेस लाइन से लेके 12 नॉटिकल माइल्स तक TWI। फर्दर 12 नॉटिकल माइल्स, फर्दर 12 नॉटिकल माइल्स, यानी ओवरऑल कितना हो गया? ये बेस लाइन से लेके ये हो गया 24 नॉटिकल माइल्स, 24 नॉटिकल माइल्स हो गया। ये हमारा कहलाता है कंटाजियस जोन, कंटीजियस जोन, कंटीजियस जोन, ये होता है 24 नॉटिकल माइल्स। अब इस बेस लाइन से लेके और 200 नॉटिकल माइल्स तक, 200 नॉटिकल माइल्स तक, ये हमारा कहता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ। क्या कहलाता है? EEZ, यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वहाँ तक हमारा इंडिया है। और मैं आपको बता दूं कि जो नॉटिकल माइल्स होती है वो किलोमीटर में कितनी होती है? तो 1 नॉटिकल माइल्स जो होती है इक्वल्स टू होती है 1.852 किलोमीटर्स, ठीक है। ये समुद्री मील भी हम इसे हिंदी में बोलते हैं। तो 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारा क्या हुआ? TWI यानी टेरिटोरियल वाटर्स। 12 नॉटिकल माइल्स तक क्या हुआ? फर्दर कंटीजियस जोन, यानी 24 नॉटिकल माइल्स तक हमारा कंटीजियस जोन, और 200 नॉटिकल माइल्स तक हो गया हमारा EEZ। अब ये जो ऊपर का हिस्सा, ये जितना भी था ये सब ऊपर का कर रहा था मैं, अब पानी के नीचे भी तो हिस्सा होगा, तो इस डायरेक्शन तक जहाँ तक भी ये दूरी है, ये 200 नॉटिकल माइल्स तक की जो दूरी है, पानी के नीचे का हिस्सा जो भी है वो क्या कहलाएगा? हमारा सी बेड एंड सबसॉइल। ये भी हमारा इंडिया में आ जाएगा। तो सेकेंड बात जो है वो ये बताती है। थर्ड इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यानी 24 नॉटिकल माइल से के बाद से लेके 200 नॉटिकल माइल्स, ये होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। क्या होता है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये वाला पोर्शन जो बचा 200 माइनस 24। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है? बेस लाइन से लेके 200 नॉटिकल माइल्स तक, ये हमारा क्या है? EEZ। और इस EEZ का जो हवा में स्पेस है वो भी सारा इंडिया। तो बेसिकली हमारा इंडिया कहाँ तक कवर होता है? 200 नॉटिकल माइल्स तक हम इंडिया को कवर करते हैं। ये थी हमारी इंडिया की डेफिनेशन। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट, मैक्सिमम मार्जिनल रेट एंड एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स। इसे कराने से पहले मैं वापस आपको एक डेफिनेशन मैंने छुड़वा दी थी असेसी की, उधर लेना चाहूँगा। हम एक बार असेसी की डेफिनेशन है उसे कर लेते हैं। असेसी की मैंने बोला था आपको भी कराता हूँ डेफिनेशन, क्योंकि असेसी की डेफिनेशन लिंक है 2 डेफिनेशन से, इसलिए मैंने वो बाद में कराई थी। ठीक है, आइए ज़रा असेसी मीन्स, असेसी की डेफिनेशन कर लेते हैं। सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 सेक्शन 2 सब सेक्शन 7। असेसी मीन्स व्हाट? अ पर्सन, यानी पर्सन समझ गए अब आप? पर्सन यानी वो 7 लोग, कौन कौन से? इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी,
AOP, BOI और लोकल अथॉरिटीज, ये 7 लोग हैं पर्सन, यानी असेसी मीन्स अ पर्सन, पर्सन जो भी है वो असेसी है, ठीक है। बाय whom any tax or other sum of money is under this act, यानी वो पर्सन अगर कोई टैक्स या कोई भी सम, अदर सम में आप पेनल्टी भी आ सकती है, ड्यूज भी आ सकते हैं, एडवांस टैक्स भी आता है, कुछ भी आ सकता है, यानी अगर टैक्स दे रहा है या कोई अदर सम दे रहा है इस एक्ट में तो वो असेसी होगा। फिर से, असेसी मीन्स अ पर्सन by whom any tax or any other sum of money is payable under this act, यानी असेसी का मतलब है एक पर्सन, वो पर्सन जिसके द्वारा टैक्स दिया जा रहा है या कोई भी अमाउंट दी जा रही है इनकम टैक्स एक्ट में, वो असेसी मान लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इन एडिशन इट इंक्लूड्स, यानी इसके अलावा भी है, जो ऊपर पढ़ा उसके अलावा भी, वो बोलता है इट इंक्लूड्स एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम एनी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट हैज़ बिन टेकन फॉर असेसमेंट। असेसमेंट मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। असेसमेंट का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, डिटर्मिनेशन और कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, सेक्शन 2 सबसेक्शन 8, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम बाय द असेसिंग ऑफिसर, वो असेसमेंट हमारी कहलाती है। यानी असेसी का मतलब, अभी एक फर्स्ट वाली फिर से रिपीट करते हैं। असेसी का मतलब हमने समझा कि वो पर्सन जो भी कोई भी अगर इनकम टैक्स दे रहा है या एनी सम ऑफ मनी दे रहा है इनकम टैक्स एक्ट में, असेसी है। प्लस इट इंक्लूड्स, इसके अलावा और क्या क्या इंक्लूड्स होगा, एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम एनी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट हैज़ बिन टेकन फॉर असेसमेंट, यानी वो भी पर्सन इंक्लूड कर लिए जाएंगे जिन्होंने कोई पेमेंट नहीं किया है बट क्या किया है, असेसमेंट चल रही है उनकी, यानी उन्होंने कोई टैक्स की पेमेंट नहीं की, कोई सम ऑफ मनी नहीं दिया, बट उनकी असेसमेंट चल रही है, तो वो भी मान लिए जाएंगे असेसी। बट इट इंक्लूड्स, यानी इसमें इंक्लूड क्या होंगे, एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट होम एनी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट हैज़ बीन टेकन फॉर असेसमेंट, यानी वो पर्सन जिनकी कोई असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही है इनकम टैक्स एक्ट में, वो भी असेसी हैं। और ये जो असेसमेंट चल रही है वो किस रेस्पेक्ट में चल रही है, फर्स्ट हिज इनकम, उसकी इनकम के रेस्पेक्ट में चल रही है, उस पर्सन की इनकम के रेस्पेक्ट में चल रही है। नेक्स्ट, इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसेबल, इनकम उसकी नहीं है लेकिन किसी दूसरे के पर्सन के रेस्पेक्ट में वो असेस हो रहा है, ये कैसा है, ये तो सर समझ नहीं आया, क्या लॉजिक है ये। सिंपली बेटा होता क्या है, कभी कभी क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव असेसीज होते हैं, जो एनआरआईज होते हैं या फॉरेनर्स होते हैं, वो सिंपली इंडिया में बिजनेस अगर करते हैं कभी कभी, तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव एसएससीज यहाँ पे अपॉइंट कर देते हैं कि हमारे बिहाफ पे आप जितने भी अथॉरिटीज़ हैं या जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं आप उनके साथ डील करेंगे, हम बदले में जो भी अगर उनका सैलरी या पैसे जो होते हैं उन्हें दे दिए जाते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव असेसीज को, और वो फॉरेनर जो है अपनी कंट्री में रहता है, रिप्रेजेंटेटिव असेसी इंडिया में रहते हैं। यानी सेकंड वाला पॉइंट किसका केस का है, रिप्रेजेंटेटिव असेसीज का, यानी वो पर्सन जिसकी इनकम के रेस्पेक्ट में असेसमेंट नहीं हो रही, किसी और की इनकम के रेस्पेक्ट में असेसमेंट चल रही है, तो रिप्रेजेंटेटिव असेसी, आप इस पे लिख भी सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव असेसी। नेक्स्ट इज लॉस सस्टेन बाय हिम और सच अदर पर्सन, असेसमेंट हो रही है किस रेस्पेक्ट में, उसके लॉस के रेस्पेक्ट में या किसी और पर्सन के लॉस के रेस्पेक्ट में, यानी रिप्रेजेंटेटिव असेसी। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू टू हिम और टू सच अदर पर्सन, यानी कोई अमाउंट उसे रिफंड मिलने वाला है उसके रेस्पेक्ट में असेसमेंट चल रही है या किसी और पर्सन के रेस्पेक्ट में असेसमेंट चल रही है रिफंड अमाउंट के। नेक्स्ट, एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन असेसी अंडर एनी प्रोविजन दिस एक्ट, यानी अगर कोई डीम्ड टू बी एन असेसी मान लिया गया है तो वो भी असेसी कहलाएगा। डीम्ड टू बी एन असेसी का मतलब होता है, डीम्ड का मतलब होता है, ये लॉ की टर्म्स है, मान लिया गया, एक्चुअल में ना होना, लॉ ने मान लिया है, तो यानी अगर किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को असेसी मान लिया गया है तो वो भी क्या बन जाएगा, असेसी एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन असेसी इन डिफॉल्ट अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। असेसी इन डिफॉल्ट क्या होता है बेटा, इसे ऐसे समझते हैं कि सपोज आपने इनकम टैक्स एक्ट में अगर कोई गलती कर दी है, यानी आपको कोई टैक्स की पेमेंट करनी थी, इंटरेस्ट की पेमेंट करनी थी, आपने नहीं की, तो उस केस में आपको क्या मान लिया जाता है, डीम्ड टू बी एन असेसी इन डिफॉल्ट। तो असेसी होता क्या है, बेसिकली असेसी मीन्स व्हाट, असेसी मीन्स अ पर्सन
बाय whom any tax or any other sum of money is payable under this act। यानी वो पर्सन यानी वो 7 लोग, वो पर्सन जिसके द्वारा कोई भी टैक्स दिया जाएगा या सम ऑफ मनी दी जाएगी इनकम टैक्स एक्ट में, प्लस हर व्यक्ति जिसकी असेसमेंट चल रही है किस रेस्पेक्ट में, उसकी इनकम के रेस्पेक्ट में, किसी और की इनकम के रेस्पेक्ट में जिसमें वो असेसेबल हो, उसके लॉसेस के रेस्पेक्ट में या किसी और के लॉसेस के रेस्पेक्ट में, उसके रिफंड के रेस्पेक्ट में या किसी और पर्सन के रिफंड के रेस्पेक्ट में वो असेसी माना जाएगा। आगे उन्होंने बताया असेसी वो भी माना जाएगा जिसे लॉ ने मान लिया है डीम टू बी एन असेसी, यानी लॉ ने मान लिया, एक्चुअल में वो नहीं था असेसी बट लॉ ने मान लिया। नेक्स्ट वो भी माना जाएगा जो डीम टू बी एन असेसी इन डिफॉल्ट है, अगर उसने कोई गलती कर दी है इनकम टैक्स एक्ट में, कुछ पेनल्टी वगैरह लग गई है उस पर और उसने पे नहीं किए, कोई टैक्स टाइम पे नहीं किया है, तो वो भी असेसी इन डीम टू बी एन डिफॉल्ट हो जाएगा। जब हम टीडीएस या टीसीएस के प्रोविजन करेंगे तब मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कि असेसी डीम टू बी एन असेसी इन डिफॉल्ट क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपनी डेफिनेशन पे, एमएमआर और एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स पे जो हमने छोड़ दिया था। यस, मैक्सिमम मार्जिनल रेट एंड एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स होता क्या है? एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 डिफाइन करता है। एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स कुछ नहीं होता, सिंपली ये होता है, देखो एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। जो कि इनकम टैक्स जो है वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग लगता है। सपोज एक पर्सन है मिस्टर ए और उनकी जो इनकम है, टोटल इनकम, उनकी टोटल इनकम है 5 लाख रुपीज़ पर एन। टोटल इनकम कितनी है? 5 लाख रुपीज़ पर एन। अब जो टैक्स लगता है हमारे यहाँ पे, इनकम टैक्स जो लगता है वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग लगता है। अभी थोड़ी सी देर में हम इस कंसेप्ट को करने वाले हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा स्लैब रेट ही है। आज हम टैक्स कैलकुलेट करना भी सीख जाएंगे कि टैक्स कैसे निकलता है। तो जो टैक्स है वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग लगता है। तो 2,50,000 तक, सपोज उनकी एज जो है, उनकी जो एज है वो है 35 ईयर्स, ये एज मान के चले आप। 2,50,000 तक टैक्स बोलता है कि नील। 2,50,000 से ज़्यादा जैसे ही आप ऊपर जाते हैं, 2,50,000 से ज़्यादा, बट कहाँ तक? 5 लाख तक, ये लगता है 5%। कितना लगता है? 5%। चूँकि हमारा 5 लाख पर एनम है इनकम, तो सिर्फ इतना ही हम स्लैब रेट में आपको बताता हूँ। तो 5 लाख पर टैक्स कितना लगा? 5 लाख माइनस 2,50,000। क्यों ऐसा क्यों किया सर? क्योंकि 2,50,000 तक तो नील है बेटा, तो इसलिए इतनी अमाउंट पे तो हो गया नील हमारा। अब अमाउंट कितनी बची? 2,50,000। 2,50,000 से लेके 5 लाख तक कितना टैक्स लगता है? 5%। यानी 2,50,000 इंटू 5% करो, कितना आया? ये आया 12,500। यानी टैक्स कितना लगा हमारे ऊपर? 5 लाख के ऊपर 12,500। हम क्या समझ रहे हैं? एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स, एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स। अब मुझे ये बताएं आप कि 5 लाख की इनकम पर टैक्स लगा 12,500 रुपये, तो किस रेट से टैक्स लगा उसे हम कैसे निकालेंगे? 12,500 डिवाइडेड बाय 5 लाख टोटल इनकम जितनी हमारी आई इंटू 100। तो फॉर्मूला क्या बना? टोटल टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इनकम इंटू 100। और ये कितने परसेंट आया? 12,000, ये आया हमारा 2.5%। तो ये क्या है हमारा? एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स। क्लियर है? एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स, ये है हमारा एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सो नेक्स्ट इज मैक्सिमम मार्जिनल रेट। मैक्सिमम मार्जिनल रेट सेक्शन 2 सबसेक्शन 29C डिफाइन करता है। बोलता है कि मीन्स द रेट ऑफ इनकम टैक्स, वो रेट इनकम टैक्स का इंक्लूडिंग सरचार्ज ऑन द इनकम टैक्स, सरचार्ज भी इंक्लूड कर लिया जाएगा, एप्लीकेबल इन रिलेशन टू द हाईएस्ट स्लैब ऑफ इनकम। बेसिकली वो रेट है इनकम टैक्स का जो हाईएस्ट रेट होगा इनकम टैक्स का प्लस सरचार्ज प्लस सेस, यानी जो हाईएस्ट रेट है ऑफ इनकम टैक्स का
वो है बेटा 30% हाईएस्ट रेट है इनकम टैक्स का एक स्लैब में, प्लस उस पर सरचार्ज लगेगा 15% का, प्लस 4% का लगेगा सेस। ये कितना हो गया? ये एक आता है 35.88%। तो MMR हम इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं मैक्सिमम मार्जिनल रेट। कितना हो गया? 35.88%, यानी 30% हाईएस्ट रेट। स्लैब जब हम करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें हाईएस्ट रेट है 30% स्लैब में, फिर 15% का सरचार्ज, फिर 4%, यानी 35.88% हो गया हमारा MMR। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। मोस्ट वेटिंग कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं। इस कंसेप्ट को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो बेटा याद करो एक बार, सेक्शन 4 ने क्या बोला था? सेक्शन 4 क्या बोल रहा था? चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स, उसने बोला था कि इनकम टैक्स इज पेबल बाय एवरी पर्सन ऑन हिज प्रीवियस ईयर इनकम, यानी एवरी पर्सन पे करेगा इनकम टैक्स। किस पे पे करेगा? टोटल इनकम पे करेगा। और वो टोटल इनकम कौन सी होगी? प्रीवियस ईयर की। प्रीवियस ईयर की बोलते हैं, यही बोला सेक्शन 4, यही बोलता है। ठीक है, पर्सन की डेफिनेशन हमने समझ ली, उसमें 7 लोग आते हैं। ठीक है, 7 कैटेगरी थी वो समझ ली। टोटल इनकम हमने समझ लिया कि टोटल इनकम पूरा जो हमारा सी इंटरमीडिएट का कोर्स है वो टोटल इनकम ही निकालेगा। यानी मोटा मोटी कहें तो 5 हेड्स ऑफ इनकम, 5 हेड्स ऑफ इनकम आने के बाद जो सम करेंगे हम उसका, उसमें से लेस करेंगे अगर हमारा कोई उनके विद इन द हेड अगर कोई डिडक्शंस है विद इन द हेड, यानी सैलरी में सैलरी की डिडक्शन, हाउस प्रॉपर्टी में हाउस प्रॉपर्टी की डिडक्शन, वो सारी लेस करने के बाद इनकम आ गई। सपोज ये इनकम आई, उसके बाद उसमें हम क्लबिंग के प्रोविज़न ऐड करेंगे, क्लबिंग वगैरह देखेंगे, क्लबिंग की इनकम ऐड हो गई। प्लस उसके बाद क्लबिंग की इनकम के बाद कोई देखेंगे कोई सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड तो नहीं है, सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड तो नहीं है, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, ये हम देखेंगे। उसके बाद देखेंगे ये डिडक्शन जो है वो लेस करेंगे, डिडक्शंस जितनी भी आएंगी लेस कर देंगे। डिडक्शन लेस करने के बाद हमारी आ जाएगी नेट या टोटल इनकम। ठीक है, ये हमारी टोटल इनकम हमने देखी थी। अब ये वाला कंसेप्ट देखना में प्रीवियस ईयर। ठीक है, आपसे मैं पूछता हूँ, मिस्टर ए एक पर्सन है जो काम करते हैं। फाइनेंशियल हम समझते हैं फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। अभी फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? 1/4/2020 से लेके 31 मार्च 2021 चल रहा है, ये चल रहा है। ठीक है, ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। अब जो मिस्टर ए हैं वो इसमें एक एम्प्लॉयड पर्सन है, जॉब करते हैं, और मिस्टर ए को जो सैलरी मिलती है वो सैलरी उन्हें मिलती है ₹50,000 पर मंथ। हर महीने सैलरी मिल जाती है, वो लेके आ जाते हैं घर पे, बच्चे खुश वो भी खुश। अब महीना कौन सा चल रहा है? जून। ये जून का महीना चल रहा है। कितने महीनों की सैलरी मिल गई होगी? नहीं सर, कोविड-19 चल रहा है, सब घर पे बैठे हैं, लॉकडाउन, कहाँ मिल रही सैलरी? बेटा मान के चल रहे हैं, एग्जाम्पल है, इसे ऐसा मत सोचो कि ये सच में हो रहा है, एग्जाम्पल मान के चल रहे हैं। ठीक है, अप्रैल की मिल गई होगी 4, मई की मिल गई होगी, जून की अभी नहीं मिलेगी, जब काम करेगा तब मिलेगी, यानी 2 महीने की सैलरी मिली हुई है उसे। और इनकम टैक्स क्या बोलता है कि हर पर्सन की टोटल इनकम पे लगेगा टैक्स। ठीक है, अब इसके बारे में बताओ, मिस्टर ए के बारे में, उसने ये पैसे अभी तक कमाए ही नहीं, क्या वो टैक्स दे देगा? क्या टैक्स दे देगा? आंसर इज नो। जब पैसा है ही नहीं तो कमाया ही नहीं तो टैक्स कहाँ से देगा? तो इसीलिए इनकम टैक्स ने कंसेप्ट बोला प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर यानी व्हाट? यानी वो साल जिसमें तुमने पैसे कमाए, वो साल जिसमें तुमने पैसे कमाए। कौन सा साल है जिसमें पैसे कमाए? अगर हम उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो 2020-21, ये वो साल है जिसमें मिस्टर ए ने पैसे कमाए। ठीक है, टैक्स कब देना है? अब टैक्स कब देना है? तो जब पैसे कमाए उसके बाद ही तो टैक्स दोगे। जब पैसे कमाए उसके बाद ही तो टैक्स दोगे। ऐसा तो नहीं हो सकता पैसे कमा लिए और टैक्स दे दिए, कैसे देंगे? ठीक है,
डायरेक्ट टैक्स है, इनकम पे टैक्स लगेगा, जब तक इनकम ही नहीं पता होगी तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स होता, हाँ सामान वगैरह खरीदने जा रहे हैं, टैक्स साथ में देते जा रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ें समझ आ रही हैं। बट जब तक पूरे पैसे हमने कमाए ही नहीं, टोटल इनकम का हमें पता ही नहीं होगा, तो कैसे हम निकालेंगे। सेक्शन 4 को हम वॉयलेट नहीं कर सकते। सेक्शन 4 ने बोला है कि टोटल इनकम निकालो, और टोटल इनकम कैसे निकलती है, 5 हेड्स ऑफ इनकम, फिर उसमें क्लबिंग के प्रोविजन, सेट ऑफ के प्रोविजन, डिडक्शंस के प्रोविजन, उसके बाद आती है टोटल इनकम। तो जब तक टोटल इनकम कंप्यूट ही नहीं होगी तो हम कैसे निकाल लेंगे टैक्स। तो इसलिए जब हमारी टोटल इनकम कंप्यूट होगी, वो हमेशा कब कंप्यूट होगी बेटा, 31 मार्च 2021 के बाद ही कंप्यूट कर पाएंगे। इसके बाद ही हम अपनी सैलरी जितनी भी टोटल इनकम बनी उसे कंप्यूट कर पाएंगे। तो 31 मार्च 21 तक हम अपनी जो है उसके बाद ही कंप्यूट कर पाएंगे टोटल इनकम। और इसके बाद कौन सा ईयर शुरू हो जाएगा, इसके बाद नया फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा, 1/4/21 से लेके 31 मार्च 2022 ये आ जाएगा। अब इसे अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ये कौन सा ईयर बना हमारा, 2021 से लेके 22, ये ईयर बन गया। एक हो गया हमारा 2021 और एक हो गया हमारा 21-22। तो टैक्स हम किस में दे रहे हैं, टैक्स हम देंगे 2021-22 में। और इनकम कहाँ से लेके आएंगे, इनकम होगी 2020 और 21 वाली, ये वाली इनकम होगी। सपोज आज जो हम 2021-22 में हैं और इनकम कौन से ईयर की देख रहे हैं, 2020-21 की, यानी ये कौन सा ईयर हो गया हमारा, प्रीवियस ईयर हो गया। ये प्रीवियस ईयर हो गया किस ईयर के लिए, 2021-22 के लिए। और 2021-22 में हम क्या कर रहे हैं, टैक्स को डिटरमाइन कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं, असेसमेंट। याद है असेसमेंट हमने पढ़ा था, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम बाय असेसिंग ऑफिसर, सेक्शन 2 सबसेक्शन 8, असेसमेंट। तो 2021-22 कहलाएगा हमारा असेसमेंट ईयर, यानी वो ईयर जिसमें हम इनकम कंप्यूट कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं, वो है असेसमेंट ईयर। और जिस ईयर की हम इनकम कंप्यूट कर रहे हैं वो कहलाया हमारा प्रीवियस ईयर। जिस ईयर की हमने इनकम कंप्यूट की वो कहलाया प्रीवियस ईयर। ठीक है बेटा, एक एग्जांपल फिर से लें। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। नाउ सेकंड एग्जांपल। अब मिस्टर ए एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, जिनकी इनकम है 8 लाख रुपीज़ पर एनम, ठीक है। और ये इनकम है उनकी फाइनेंशियल ईयर बोल दूँ, फाइनेंशियल ईयर 2019-20। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मुझे बताओ, ये जो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 है, इसकी इनकम हम कंप्यूट कौन से ईयर में करेंगे, कौन से ईयर में डिटरमाइन करेंगे, बताओ। तो सर इसकी इनकम कंप्यूट करेंगे हम, यानी 31 मार्च 2020 के बाद, यानी 31 मार्च 2020 के बाद, यानी 1/4/2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक हम कंप्यूट करेंगे। तो सर अगर इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो ईयर 2020 से लेके ईयर 2021 हो गया ये। तो ये सर हमारा बन जाएगा असेसमेंट ईयर, ये बन जाएगा हमारा असेसमेंट ईयर 2020-21 हो जाएगा असेसमेंट ईयर। कौन से ईयर के लिए सर, 2019-20 के लिए। यानी सर अगर 2019-20 हमारा प्रीवियस ईयर है तो असेसमेंट ईयर कौन सा हो गया, उससे नेक्स्ट ईयर हमारा हमेशा असेसमेंट ईयर होगा। तो सपोज अगर मैं आपको बोलूं कि एक प्रीवियस ईयर है 2080, 2081, 2080, 2081 एक प्रीवियस ईयर है, तो उसके लिए असेसमेंट ईयर क्या होगा, तो सर उसके लिए असेसमेंट ईयर होगा 2081, 2082। सर आप इतना आगे चले गए फ्यूचर में, पता नहीं उस समय इनकम टैक्स होगा भी सर, नहीं होगा। अरे बेटा होगा, सरकार को टैक्स चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, बिल्कुल होगा। कुछ होना हो इनकम टैक्स तो ज़रूर होगा। समझ आ गया प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमेशा हम इनकम अर्न करते हैं प्रीवियस ईयर में, और टैक्स कब देते हैं सर,
असेसमेंट ईयर में। यानी हर पर्सन इनकम अर्न करता है प्रीवियस ईयर में और टैक्स देता है असेसमेंट ईयर के। ठीक है, आइए जरा प्रीवियस ईयर सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है। प्रीवियस ईयर होता क्या है? प्रीवियस ईयर को उन्होंने डिफाइन किया है, मींस द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। यही तो पढ़ा, यानी वो फाइनेंशियल ईयर जो असेसमेंट ईयर को इमीडिएटली प्रीसीड करता है, यानी बिल्कुल जस्ट पीछे, उससे पीछे। यानी 2020-21 अगर असेसमेंट ईयर है तो उसका प्रीवियस ईयर क्या होगा? उसका प्रीवियस ईयर क्या होगा? 1920। क्लियर हो गया? बट सर कुछ बिजनेस ऐसे भी तो होते हैं जो 1 अप्रैल को शुरू नहीं होते। हर बिजनेस 1 अप्रैल को थोड़ी शुरू होगा। कुछ बिजनेस ऐसे भी होते हैं जो जुलाई में भी शुरू हो सकता है, दिसंबर में भी शुरू हो सकता है, मार्च में भी शुरू हो सकता है। तो सर उसके केस में हम क्या करेंगे? क्वेश्चन तो जेन्युइन है बेटा। तो उसके केस में भी हम वो ही देखेंगे कि वो कौन से प्रीवियस ईयर में फॉल कर रहा है। देखो, अगर एक बिजनेस शुरू हुआ है, सपोज एक पर्सन है मिस डी, इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया 1 अगस्त 2019 को, तो कौन से फाइनेंशियल ईयर में फॉल कर रही है? ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 1/4/2019 से लेके कौन सा है? 31 मार्च 20। यही तो है। तो इनके लिए ये ही प्रीवियस ईयर बन जाएगा। अगर ये बिजनेस शुरू कर रही होती है हमारा 15, सपोज बीच की डेट में लेते हैं 15 दिसंबर 2019, तो सेम पीरियड होता, सेम फाइनेंशियल ईयर में फॉल कर रही है। यस, तो प्रीवियस ईयर इनके लिए होता है ये। अगर सपोज ये बिजनेस शुरू करते 31 मार्च 2020 को, तब कौन सा होता? तब भी ये ही प्रीवियस ईयर होता। क्लियर है? तो जो पर्सन जिस प्रीवियस ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर में बिजनेस शुरू कर रहा है, तो उस फाइनेंशियल ईयर को ही हम उसका प्रीवियस ईयर मान लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, ये हमारी बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है कि ए इज़ रनिंग अ बिजनेस फ्रॉम 93 ऑनवर्ड्स, डिटरमाइन द प्रीवियस ईयर फॉर असेसमेंट ईयर 2021। यानी 93 से वो बिजनेस चला रहे हैं अपना, और असेसमेंट ईयर 2021 के लिए उनका प्रीवियस ईयर क्या होगा? तो प्रीवियस ईयर सिंपली होगा 1/4/19 to 31/20, यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चार्टर्ड अकाउंटेंट सेटअप इज प्रोफेशन ऑन 1 जुलाई 19। 1 जुलाई 19 को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, अपना प्रोफेशन सेटअप किया। तो उनके लिए बताओ प्रीवियस ईयर क्या होगा असेसमेंट ईयर 2021 के लिए? तो 1 जुलाई 2019 जो है कौन से फाइनेंशियल ईयर में फॉल कर रहा है? कौन से फाइनेंशियल में फॉल कर रहा है? 1/4/2019 से लेके 31 मार्च 2020। तो प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा उनका? प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा? 1920। बट स्टार्टिंग कहाँ से होगी? 1 जुलाई से, क्योंकि बिजनेस ही शुरू तब हुआ है। तो प्रीवियस ईयर होगा 1 जुलाई 19 से 31 मार्च 20 तक। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं।